हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीड मेंस मैथ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो मैथ के हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखे हैं उसका प्रैक्टिस सेट है 5 नंबर। अब तक हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 120 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। लास्ट का जो प्रैक्टिस सेट था 4 नंबर, उसमें मैंने लास्ट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको कमेंट में बताने के लिए कहा था। कई कैंडिडेट ने आंसर कमेंट करके बताया भी था, बिल्कुल सही भी था। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्या आंसर होगा, उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। क्वेश्चन था लास्ट का 30 नंबर का, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। देखो, निरीक्षण करो यानी खुद से निरीक्षण करो और फिर उसको सीखो, ये कौन सी विधि का सिद्धांत है या ये हमें बताना है। तो पहली विधि है आगमन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि। अब देखो यहाँ पे आगमन विधि होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि उदाहरण से सूत्र की ओर जाते हैं। निगमन विधि से सूत्र से उदाहरण की ओर जाते हैं। और जो अभिकर्मिक अनुदेशन विधि है इसमें एक की सहायता से हम क्या करते हैं, अनुदेशन सहायता से क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर सीखते हैं। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि है उसमें खुद से करते हैं, स्वयं से विद्यार्थी निरीक्षण करता है और स्वयं से सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। आज का जो प्रैक्टिस है 5 नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेके चल रहे हैं। आज का जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है, ये मान लीजिए इसी बेस पर आपके रीड मेंस लेवल 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखो थोड़ा बहुत ही टॉपिक वाइज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पता है कि बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या ये हो गई आर, ऊंचाई कितनी होगी इसकी, ऊंचाई हो गई इसकी, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें पूछा है बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154, एच का मान दे रखा है 15, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो यहाँ से मान आ जाएगा 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे एक वर्ग की लंबाई 20% बढ़ाकर तथा चौड़ाई को 20% घटाकर आयतन में परिवर्तन किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। अब देखो वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ाकर और चौड़ाई को 20% घटाकर, तो यहाँ पे हमें पता है कि मान लीजिए हमने माना वर्ग की भुजा हमने मान ली, माना वर्ग की भुजा हमने कितनी मान ली, वो मान ली हमने 10 इकाई या फिर 10 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का
क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ाकर, यानी वो वर्ग की जो लंबाई है उसे क्या किया गया है 20% बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे नई लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो नई लंबाई हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 10 का अगर हम 20% निकालें तो कितना होता है 2 होता है। अगर 10 का हम 20% निकालें तो कितना होता है, देखो 2 जीरो से जीरो कितना होता है 2, यानी कितना हो जाएगा 10 + 2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नई चौड़ाई क्या की गया है 20% घटा दिया है, यानी 10 - 2 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आयत में परिवर्तित किया जाता है, यानी उसके बाद उसे किस में परिवर्तित कर दिया जाता है आयत में। तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। अब देखो हमें यहाँ पे अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हमें ऑप्शन में आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 12 × 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 96%। अब देखो हम क्या है कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 100% आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 96%। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत 96%। अगर हम 100 का 96% निकालेंगे तो 96 ही होगा। अगर 100 का 96% हम निकालें तो कितना होगा 96 होगा। इसका मतलब 96% वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 और न 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे कुल कंडीशन यानी कुल स्थिति कितनी दे रखी है, यहाँ पे अनुकूल स्थिति कुल स्थिति कितनी दे रखी है, 2 पासे हैं तो 6 × 6 कितनी हो गई 36। अब देखो क्या कह रखा है, फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 हो और न 7 हो। तो यहाँ पे देखो 5 और 7 न होने की प्रायिकता, 5 और 7 होने की कुल स्थिति कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे कब कब होगा, 5 भी हो जाएगा और 7 भी कब हो जाएगा। एक तो देखो 5 कब होगा, 1 और 4 होगा तब, 1 होगा 2 और 3, 1 होगा 3 और 2, 1 होगा 4 और 1, ये तो 5 के लिए हो जाएगा। अगर 7 के लिए देखें तो 6 और 1, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3 और 1, 5 और 2, 1 हो जाएगा 1 और 6, यानी टोटल कंडीशन यहाँ पे कितनी हो गई, ये अगर टोटल देखें हम तो टोटल कितनी हो गई 10। अब देखो ये तो हो गई 5 और 7 होने की कुल स्थिति, 5 और 7 होने की कुल स्थिति हो गई। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे 5 और 7 न होने की स्थिति, कुल स्थिति संख्याओं का योग 5 और 7 न होने की कुल स्थिति, यानी टोटल में से हम क्या घटा देंगे 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 36 - 10 कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी सबसे पहले अनुकूल कंडीशन कितनी है 26 और कुल कितनी है 36, तो यहाँ से मान आ जाएगा 13/18, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दे रखा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल s' हो, तो s और s' का अनुपात। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़ा गोला बनाया जाता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे माना बड़े गोले की त्रिज्या
क्या मान ली हमने, कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ पे देखो आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 27 स्मॉल आर क्यूब के। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा, 3r। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो यहाँ पे छोटे गोले का अगर देखें, ठोस गोलों को पिघलाकर लोहे के छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, s बट्टे क्या हो जाएगा, बड़े गोले का क्षेत्रफल, बड़े गोले का, इसी का तो अनुपात निकालना हमें, का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, s डेस। अब हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो छोटे के लिए हो जाएगा 4πr², बड़े के लिए हो जाएगा 4π। आर का मान कितना है यहाँ पे, 3r। तो ये हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। यहाँ से मान सरल करेंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² बट्टा ये हो जाएगा कितना, 9r²। r² कैंसिल, 1/9। यानी यहाँ पे s अनुपात s डेश कितना आ गया, 1:9। यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 750 रुपये को x, y तथा z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 इक्वल 5:4:3 हो, तो क्रम से x, y और z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे हिस्सा ज्ञात करना है, किसका हिस्सा ज्ञात करना है, x, y और z का। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, देखो x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 ये दे रखा है। इसका अनुपात दे रखा है 5:4:3। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, हमने मान लिया, माना क्या मान लिया हमने, x-5 इक्वल हमने क्या मान लिया, 5 के। क्या मान लिया, 5 के, क्यों अनुपात में है तो k एक हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 5k + 5। ऐसे ही हमने मान लिया y-10 इक्वल 4k। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4k + 10। ऐसे ही z-15 को हमने मान लिया 3k। तो ये हो जाएगा z इक्वल 3k + 15। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे तीनों जो भाग हैं उनका टोटल कितना है, 750 रुपये। तो यहाँ पे x + y + z इक्वल कितना है, 750। सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो k का मान निकाल सकते हैं, यानी 5k + 5 + 4k + 10 + 3k + 15 इक्वल 750। ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 12k, ये हो जाएगा 15 और 15 30, यानी हो जाएगा 720। यानी यहाँ से जो k का मान आएगा, k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 60। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, तो क्रम से x, y और z का हिस्सा बताइए। x और y और z का हमें क्या बताना है, हिस्सा बताना है कि कितना होगा। तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, हमें पता है x का मान क्या है, वो है 5k + 5। k का मान रख देंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा ये 300 + 5, यानी कितना आ गया, 305। ऐसे y का मान कितना आ जाएगा, 4 × 60 + 10 कितना आ जाएगा, 250। ऐसे ही z इक्वल कितना आ जाएगा, z इक्वल आ जाएगा 3 × 60 + 15 कितना आ जाएगा, यहाँ से 195। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा x, y और z का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे एक बर्तन में स्प्रिट और पानी
का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया तथा पानी द्वारा बर्तन को भर दिया। इस नए मिश्रण को स्प्रिट व पानी का अनुपात 7:9 है। बर्तन में आरंभ में स्प्रिट कितने लीटर था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो वैसे तो मैं आपको अच्छा सा तरीका इसमें बता दूंगी कि आपको कैसे सरल करना है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ सी या तो इस क्वेश्चन में कुछ सी मिस्टेक है, इस वजह से यहाँ पे आंसर अच्छे से सही नहीं आ रहा। देखो क्या है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, टोटल 12। कितना मान लिया हमने, अनुपात में दे रखा है इसलिए टोटल कितना है 12 अक्ष। इसमें देखो यहाँ पे स्प्रिट कितना है, स्प्रिट है वो है 7 अक्ष और पानी है वो कितना है, वो है 5 अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, यानी 9 लीटर मिश्रण है वो क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे 9 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो स्प्रिट से कितना निकाला जाएगा, देखो स्प्रिट से निकाला गया 9 लीटर मिश्रण निकालने पर स्प्रिट से निकाला गया हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, टोटल है स्प्रिट कितना 7 अक्ष। ठीक है, अब इसमें से 7/12 में से 9 लीटर निकाला जा रहा है तो इसे थोड़ा सरल कर लेंगे तो यहाँ से माना जाएगा 7 अक्ष, ये हो जाएगा -21/4। ऐसे ही अगर पानी से निकाला गया हिस्सा कितना हो जाएगा, 9 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है तो पानी से निकाला गया हिस्सा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से 5 अक्ष -5/12 इंटू में 9, यानी यहाँ से मान आ जाएगा 5 अक्ष माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/4, 15/4। नौ लीटर मिश्रण निकाल लिया तथा पानी द्वारा बर्तन को भर दिया गया। अब देखो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर उसमें 9 लीटर ही क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। तो यहाँ पे नया हिस्सा के पानी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, नया हिस्सा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 अक्ष -15/4 प्लस में कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों का अनुपात देखो कितना आ रहा है 7:9, यानी यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे 7 अक्ष -21/4 बट्टे में 5 अक्ष -15/4 प्लस 9, ये किसके बराबर आएगा 7/9 के। यहाँ से देखो 4 हम अगर लघुत्तम ले तो ये कट जाएगा, ये यहाँ से सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से सरल करने पर ये सरल हो जाएगा 28 अक्ष -21, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अक्ष -15 प्लस 36 इक्वल 7/9। यहाँ से ऊपर से 7 कॉमन ले सकते हैं और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 अक्ष -3 इंटू में 9 और ये इक्वल किसके हो जाएगा 20 अक्ष माइनस, यहाँ से 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। तो यहाँ से देखो अक्ष का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3/8। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बर्तन में आरंभ स्प्रिट कितने लीटर था। बर्तन में जो प्रारंभ में स्प्रिट था वो कितना था 7 अक्ष। प्रारंभ में स्प्रिट की मात्रा कितनी थी 7 अक्ष। अक्ष का मान रखेंगे तो ये जगह 7 इंटू में 3/8, यानी ये जगह 21/8। अब देखो आंसर तो 21/8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 21 दे रखा है तो कुछ क्वेश्चन में या मिस्टेक हो सकती है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को देखकर आपको दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी।
एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष पर 18% का लाभ प्राप्त करता है। उसे कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम क्या है? यहाँ पे हमें बताना है कि 8% पर उसने कितना बेचा था। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे मान लीजिए सीपी दे रखा है, वो मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी था। 1000 केजी चीनी था, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कुल लागत हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000 इंटू में 100। कितनी हो जाएगी? यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख। अब देखो उसे कुल लाभ कितने का हुआ? 14% का। कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है। तो यहाँ पे कुल लाभ कितना दे रखा है? कुल लाभ वो दे रखा है यहाँ पे 14%। अब देखो 14% निकालेंगे हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 14,000 रुपये का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पे मान लिया हमने, माना उसने x केजी चीनी है वो बेची थी 8% लाभ पर। ठीक है, 8% लाभ पर। शेष पर 18% का लाभ कमाया। शेष कितना बचा? यानी 1000 में से हम क्या करेंगे? x को घटा देंगे। तो वो किस पर बेचा था उसने? 18% लाभ पर बेचा था। 18% दे रखा है, 18% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो उसे टोटल कितने का हो जाएगा? टोटल जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? 8x प्लस 1000 माइनस x इंटू में 18 इक्वल कितने का लाभ हो रहा है उसे? टोटल 14,000 का। अब यहाँ से हमने इसे देखो सरल कर सकते हैं। क्या मान आएगा? ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 18,000 माइनस 18x इक्वल कितना हो जाएगा? 14,000। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 4,000, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 8x माइनस 18x यानी 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10x। यानी x का मान यहाँ से कितना आएगा? वो आएगा 400। कितना आएगा? 400। केजी। यानी उसे 8% पर 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम कितना था? क्योंकि x केजी बेचा था उसने, तो वो कितना है? 400। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने के खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताओ। यानी प्रतिशत लाभ बताना है। अब देखो यहाँ पे दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य यानी उसकी MRP कितनी है? MRP है वो है 2000 रुपये। पहली सिस्टम पर 10% की छूट दी और 15% की छूट के बाद पहली छूट कितने की दी उसने? पहली छूट दी वो दी 10% की। तो यहाँ पे देखो 10% मतलब भी यहाँ पे जो उसने बेचा 10% की छूट दी, तो 2000 का 10% 200 होता है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? 2000 इंटू में कितना हो जाएगा? 10/100 यानी कितना हो गया? 200। तो यहाँ पे MRP कितनी हो जाएगी? उसने बेचा वो 2000 माइनस 200 कितना हो गया? उसे कितना हो गया? 1800 रुपये। उसने दूसरी छूट दी कितने की? दूसरी छूट वो दी उसने 15% की। तो यहाँ से मान हो जाएगा 1800 माइनस 15%। अगर इसका निकालें तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1800 इंटू में 15/100 मान आएगा यहाँ से 1530 रुपये। अब देखो उसने पैकिंग खर्च जोड़े, यानी अगर हम यहाँ पे उसने यानी कितने में खरीदा? उसने 1530 रुपये में खरीदा। अब उसने पैकिंग का खर्चा भी दिया। कितना दिया?
पैकिंग खर्च जोड़ने पर, यानी अगर हम यहाँ पे पैकिंग खर्च जोड़ने पर सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1530 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, तो ये हो जाएगा 1600 रुपये। अब यहाँ पे देखो उसने कितने में बेचा, 2000 में, यानी एसपी कितना है यहाँ पे 2000। अब हमें क्या पूछा है, देखो इसे लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हुआ, देखो लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कितने का हो जाएगा 400 रुपये का लाभ हुआ उसे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे किस पे हुआ है, सीपी है 1600, इंटू में हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4, यानी मान आएगा यहाँ से 25% लाभ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि और किसी परिवार द्वारा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय का प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखो हमें यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो सबसे पहले हमें अक्ष यानी पहला क्या दे रखा है, पहले 30% की वृद्धि होती है और वाई कितनी होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालें तो वो क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई बट्टे में 100। तो यहाँ से 30 प्लस 20 इंटू 30 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मान आ जाएगा 56%, यानी उसे प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, 56 की। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि तथा हरण में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। अब देखो हमने मान लिया, माना मूल भिन्न, हमने क्या मान लिया, माना मूल भिन्न हमने मान ली x बट्टे वाई है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि अंश में 350% की वृद्धि करने पर, अब देखो 350 की वृद्धि हो रही है, तो पहले मान लीजिए हमारे पास जो भिन्न थी अंश में वो कौन सा हिस्सा था, 100% था। तो 350 की वृद्धि अंश में करने पर, 350 की वृद्धि अंश में करने पर कितनी होगी, वो होगी 100% प्लस 350%, यानी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4.5 गुना, कितना हो जाएगा अंश, 4.5 गुना। 300 की वृद्धि किस में करनी है, हर में, तो हर में करने पर पहले जो हिस्सा था वो कितना था 100, उसके बाद में कितने की वृद्धि की, 300 की वृद्धि की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 गुना, कितना हो जाएगा 4 गुना। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि अंश तो हो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4.5 गुना, यानी 4.5 अक्ष बट्टे में कितना हो जाएगा 4y, ये किसके बराबर आएगा, 9/22 की। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अक्ष बट्टे में, पॉइंट हटाएंगे 10 इंटू 4y इक्वल 9/22। इसे कट कर सकते हैं, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से मान आएगा, इसे कट करें तो ये हो जाएगा 2 बार, यानी अक्ष बट्टे 8y इक्वल कितना आएगा, 1/22। अगर इसे लिखें अक्ष बट्टे, तो ये कितना आ जाएगा 8/22, यानी इसे कट कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 4/11, यानी अक्ष बट्टा वाई कितना आ गया हमारा, 4/11। यही हमें क्या पूछा था कि जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी, 4/11। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो माध्यिका ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें जो मान दे रखा है उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो a में से 3.5, यानी a माइनस 3.5, फिर क्या आएगा a माइनस 3, फिर आएगा a माइनस 2.5,
फिर आएगा a माइनस 2, फिर आएगा a माइनस 0.5, फिर आएगा a प्लस 0.5, a प्लस 4 और फिर आएगा a प्लस 5। यानी यहाँ पे कुल मान कितने हैं? यहाँ पे कुल मान कितने हैं? यहाँ पे 10 हैं और 10 क्या है? एक सम संख्या। अब हमें पता है कि सम संख्या की माध्यिका कैसे निकालते हैं। सम संख्या की माध्यिका, सम संख्या के लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं? संख्याओं के लिए माध्यिका कैसे निकालेंगे? जो मध्य के पद है, जो मध्य के पद है उनका योग करके 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ के देखो मध्य के पद कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ये 8 पद है, सॉरी ये टोटल 8 ही पद है, अभी 10 नहीं है, 8 पद है। तो 8 पद है यहाँ पे, तो मध्य के पद कौन सा हो जाएगा? एक तो 4वें पद का योग प्लस 5वें पद का योग, बट्टे में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। तो चौथा पद कौन सा है? a माइनस 2 प्लस a माइनस 0.5 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से माध्यिका कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगा यहाँ से 2a और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस 2.5 बट्टे में 2। अब भाग देंगे 2 का, तो a माइनस कितना हो जाएगा? 1.25। यानी माध्यिका हो जाएगी a माइनस 1.25। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर सम पद हो तो उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं? जो मध्य के 2 पद हैं उनको जोड़ के क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। अगर विषम पद है तो बीच का जो पद है उसमें क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक प्रायोगिक संबंध क्या होता है? अब देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि बहुलक यानी जेड बहुलक इक्वल कितना होता है? इन तीनों में क्या संबंध होता है? बहुलक इक्वल 3 माध्यिका जिसे m से डिनोट करते हैं -2 क्या होगा? माध्य, जिसे माध्य को किसे डिनोट करते हैं? अक्ष बार से। अब देखो यहाँ पे z इक्वल हो गया 3m माइनस 2 अक्ष बार। अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा सही होगा ये बताना है हमें। अगर दोनों तरफ हम m घटाएं तो ये हो जाएगा z माइनस m इक्वल 3m 2 अक्ष बार माइनस m। z माइनस m ये हो जाएगा यहाँ पे 2m माइनस 2 अक्ष बार। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा m माइनस z बार, z माइनस m। अब देखो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दे रखा, अब बट्टे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस जेड बार इक्वल 1/2 z माइनस m। ऐसा भी कहीं पर भी नहीं है देखो। तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी माइनस कॉमन लिया, इधर से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z बार माइनस m इक्वल हो गया 1/2 m माइनस z। और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे जो पूछा है कि सत्य कथन है आयत चित्र एक वी में आकृति होती है। देखो आयत चित्र होता है वो एक वी में आकृति होती है, ये बिल्कुल सही है। आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्ग देता है, ये भी बिल्कुल क्या है? सही। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में AC पैरेलल है BD के। यानी देखो यहाँ पे AC पैरेलल है BD के। दूसरा दे रखा है AE पैरेलल है BF की। अब देखो यहाँ पे AC यानी इस भुजा को अगर हम इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये भुजा और ये जो भुजा है वो पैरेलल है, यानी AC भुजा है वो पैरेलल है BD के। अब देखो हमें पता है कि समांतर भुजाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर कोण है, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये भुजा है और एक ये भुजा है, ठीक है। एक भुजा है AC और दूसरी भुजा कौन सी है?
बी डी। यहाँ पे इस प्रकार से ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। अब ये कोण दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री दे रखा है, तो ये कोण भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। यानी मान लीजिए इस कोण को हमने मान लिया θ1। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ1 का मान कितना हो जाएगा, θ1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 40 है और टोटल 120 है, तो 40 घटा देंगे, θ1 कितना हो जाएगा यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे θ1 का मान आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब दूसरा दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि ए मान लीजिए इस भुजा को इस प्रकार से बढ़ाएं, और दूसरी दे रखी है हमें BF, यानी इसको इस प्रकार से बढ़ाएं, तो ये भी समांतर है। अब ये समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा में ये क्या हो गया, अक्ष डिग्री और थीटा, ये जो टोटल है यहाँ से, ये जो टोटल है ये क्या हो गई, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, AE समांतर है BF की। तो संगत कोणों का योग कितना होता है, संगत कोण का योग कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये जो है अक्ष डिग्री प्लस यहाँ पे जो ये टोटल है, यानी ये जो टोटल दे रखा है हमें, वो दे रखा है θ1 प्लस कोण FBG, इसका मान आएगा 180 डिग्री। अक्ष डिग्री का मान निकालना है, θ1 का मान है यहाँ पे 80 डिग्री, सॉरी θ1 का मान 80 डिग्री है, अक्ष डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। तो यहाँ से अक्ष डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे देखो भी कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 40 डिग्री लेना ही नहीं था, यहाँ पे 40 डिग्री लेना ही नहीं है। संगत कोण कौन से होंगे, संगत कोण होगा वो एक तो होगा अक्ष डिग्री और एक होगा θ1 डिग्री, यानी संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अक्ष डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी अक्ष डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि AC पैरेलल है BD के। अब पैरेलल हैं तो हमें पता है कि एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो देखो ये कोण टोटल 180 डिग्री ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इस टाइप से टोटल उसके बराबर होगा। 40 डिग्री पहले से दे रखा है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अब देखो दूसरी जो दे रखा है कि AE पैरेलल है BF की, तो यहाँ पे देखो संगत कोण हो गई, ये अंतर संगत कोण हो गए, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 80 डिग्री से 180 डिग्री माइनस करेंगे 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने द्रव्यमान ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या दे रखा है हमें, 1:8 दे रखा है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:8 के संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमें हाइड्रोजन दे रखा है वो 1 ग्राम किसके इक्वल दे रखा है, 3 ग्राम के। तो हमें पता है अनुपात में जो मान होता है उसे सेम चीज़ से गुणा किया जाता है, गुणा 3 से होगा, तो ये भी गुणा किससे होगी, 3 से, यानी कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हाइड्रोजन द्रव्यमान की क्या होगी, आवश्यकता, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे दी गई आकृति में POQ
पी ओ क्यू व्यास है तथा पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण दे रखा है हमें एस 130 डिग्री है तो हमें ये कोण निकालना है, ये वाला कोण क्या करना है, निकालना है। अब देखो हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो कोण आर एस पी या फिर कोण पी एस आर, उसका मान प्लस कोण पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें देखो 130 डिग्री दे रखा है कोण एस, तो कोण है क्यू वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण क्यू का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी ये कोण कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि पी ओ क्यू व्यास है, पी ओ क्यू व्यास है, तो यहाँ पे जो कोण है कोण पी आर क्यू कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो त्रिभुजी पी आर क्यू में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें कोण पी निकालना था यहाँ पे, यानी कोण आर पी क्यू ये निकालना था, प्लस आर दे रखा है 90 डिग्री, क्यू दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे कोण आर पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 140 डिग्री, यानी माइनस करेंगे 180 डिग्री से 140 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रेखा देखो 17 नंबर, निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी के वर्ष 2001 से लेकर 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री आंकड़ों को दर्शाता है। अब देखो थोड़ा बिंदु इधर उधर हो गए हैं, आप मानिए ये जो लास्ट का बिंदु है ये 2010 के लिए, ये सेकंड है 2009 के लिए, थर्ड है 2008 के लिए। क्या पूछा है देखो 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो यहाँ पे 2006 है, उसमें जो बिक्री का मूल्य है वो है यहाँ पे 6 लाख रुपए, ये लाखों में है, तो यहाँ पे ये करोड़ों में बिक्री हो रही है, यानी ये कितना है 6 लाख। तो 2006 में बिक्री मूल्य है वो है 6 लाख रुपए, ठीक है। 2008 में पूछा है, 2008 में ये तीसरा बिंदु लेके चलेंगे, मैंने अभी बताया था, तो वहाँ पे है बिक्री मूल्य कितना है 5 लाख रुपए, यानी कितने लाख की कमी हो गई, 1 लाख की कमी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कमी कितने की हो गई, कमी हो गई वो हो गई 6 माइनस 5, यानी कितने की हो गई 1 लाख की। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत पूछा है, यानी कमी प्रतिशत पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 लाख की कमी हुई है कितने पर, 6 लाख पर, बट्टे में कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से मान आएगा 16 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज ABC में D और E 2 बिंदु है जो क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल है BC के और AD अनुपात BD है 2:3। तो DECB समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, ये हो गया त्रिभुज A B और C। अब इसके बीच 2 बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है D,
और ई। अब देखो ये बी सी के समांतर होगा, ये बी सी के समांतर होगा, इनके मध्य बिंदु को मिलाने पे ये बी सी के क्या होगा, समांतर। अब देखो हमें ए डी दे रखा है 2 और बी डी दे रखा है यहाँ पे 3, और क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये पैरेलल भी दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए बी देखें, अगर हमें ए डी दे रखा है यहाँ पे 2 और बी डी दे रखा है यहाँ पे 3, तो ए डी टोटल हो जाएगा, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर हम यहाँ पे ए डी अनुपात ए बी देखें, ए डी अनुपात क्या देखें, ए बी देखें, तो वो कितना होगा, 2/5, कितना होगा, 2/5। अब देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बट्टे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ए डी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/25, 2/5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/25। अब हमें देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि डी ई सी बी का समलंब क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या पूछा है हमें। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ से अगर निकालें यहाँ से, तो ये किसके बराबर होगा, वो होगा 4/25 इंटू में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो अगर हम पूरे में से त्रिभुज पूरा ए बी सी जो पूरा त्रिभुज है, इसमें से अगर हम ए डी ई का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, डी ई बी सी का बच जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, डी ई सी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल में से अगर टोटल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम घटा दें -4/25 और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी ई सी बी का क्षेत्रफल बट्टे में किसका हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो इधर लेके आएंगे इंटू में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4/25। इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, 21/25। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा देखो, एक उधार ली गई राशि पर अक्स वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, अक्स ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ना तो चक्रवर्ती ब्याज का नाम दे रखा है ना साधारण ब्याज का, तो इस कंडीशन में हम इसे साधारण ब्याज ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ से मूलधन हमने मान लिया कितना है p, ठीक है। आर रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे 6%, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे अक्स वर्ष, ठीक है। और क्या दे रखा है देखो ब्याज, यानी ऐसा ही दे रखा है हमें, मूलधन का 1/3 यानी p/3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे में कितना होता है 100। तो ये हो जाएगा p/3 इक्वल प्रिंसिपल p है, रेट है 6, टाइम है अक्स, बट्टे में हो जाएगा 100। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अक्स का मान कितना आएगा, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टे में 18, यानी मान कितना आ जाएगा 5 सही 5/9। ये कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 5 सही 5/9 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:6 है। इनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है। अब देखो यहाँ पे दे रखी हैं भुजाएं,
तो भुजाएं हमने कितनी मान ली, भुजाएं हो गई, एक तो हो गई 5x और दूसरी कितनी हो गई, वो हो गई 6x। आंतरिक कोण का योग कितना होता है, आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू में 180 बट्टे में n। अब देखो दोनों का अनुपात निकलना है तो पहले भुजा 5x वाले के लिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x-2 इंटू में 180 बट्टा में 5x बट्टे में दूसरे बहुभुज के लिए लिखेंगे तो वो हो जाएगा 6x-2 इंटू में 180 बट्टे में 6x इक्वल किसके बराबर आएगा, 24/25 के। यहाँ से 180 डिग्री से 180 डिग्री अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x-2 इंटू में 6 बट्टे में 6x-2 इंटू में 5 इक्वल 24/25। इसको कैंसिल करें तो ये 4 बार और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x-10 इक्वल ये हो जाएगा 24x-8। इसको इधर लेके आएंगे तो ये अक्स इक्वल कितना हो जाएगा 2, यानी अक्स का मान कितना आ गया 2। तो उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, भुजाएं कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएंगी 5x यानी कितनी हो जाएगी 10, एक होगी 6x यानी कितनी हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है और उसे 8,820 रुपये की 2 समान किस्तों में लौटा देता है। उधार ली गई राशि ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे अगर पहली किस्त देखें तो पहली किस्त 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी, पहली किस्त हो जाएगी वो हो जाएगी 8,820 बट्टे में कितना हो जाएगा 1.05। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी 8,820 बट्टे में 1.1025। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, अगर यहाँ से हम मान निकाले, क्या निकालना है, उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, उधार ली गई राशि वो हो जाएगी यहाँ पे टोटल कर देंगे 8,820 बट्टे में 1.05 प्लस 8,820 बट्टे 0.25, तो यहाँ से मान आ जाएगा 8400 प्लस यहाँ से मान आ जाएगा 8,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा 16,400। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.4 इंटू 0.2 इक्वल 0.08 है। इसको समझाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, 10 ग्राफ, डायनिक्स बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे जो सरल विधि है, सामग्री है, वो है ग्राफ पेपर, यानी यहाँ पे हमें दशमलव समझाना है तो दशमलव के लिए सबसे बेस्ट विधि है वो है ग्राफ पेपर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें सरल करना है मान, अंडर रूट में दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंडर रूट 0.01 ऐसा कैसा रहेगा, अगर इसका मान देखें तो यहाँ पे देखो 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, और 0 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 बट्टे में कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 0.3। अब देखो यहाँ पे ये सॉरी प्लस में है, यहाँ पे प्लस इक्वल अंडर रूट प्लस करेंगे तो ये जगह 0.09 बट्टे में 0.01 इंटू 0.3। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो ये होता है 0.3 बट्टे में 0.01 इंटू 0.3। 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा 1/0.01, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है चॉइस नंबर, यदि a इक्वल 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 हो तो अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a का मान कितना होगा। अब देखो सबसे पहले हमें a इक्वल क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये दे रखा है। अब देखो अगर हम इसे थोड़ा सरल करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसे सरल करके अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट का मान चाहिए, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट में लिखें इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करें तो क्या मान आएगा, देखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 6 आएगा। a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से मान कितना आ गया, देखो अंडर रूट a का मान कितना आ गया, अंडर रूट a का मान कितना आएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a का, तो यहाँ से मान आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखो हमें ये बट्टा में हटाना है तो इसके विपरीत चिन्ह से वज्र गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये ऐसा कैसा रहेगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस इसे गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसे सरल करेंगे तो ये कितना हो गया 1, यानी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस ये यहाँ पे प्लस था भी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा 2 अंडर रूट 2, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गणित शिक्षण के संबंध में प्रमुख चुनौती में संरचनात्मक समस्या के अंतर्गत क्या शामिल होता है, यानी क्या शामिल होता है, पॉजिटिव आंसर हमें देना है। समाज में वर्ग जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, ये तो नेगेटिव है, भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रमुख, ये भी नहीं होगा। गणित में निराशजनक पाठ्यक्रम कभी नहीं होना चाहिए। गणित की संचयी प्रकृति में ही संरचनात्मक समस्या के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे यदि 2x की पावर m माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 हो तो x माइनस 2 को विभाजित करने पर शेष 994 बचता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पता है कि ये संख्या इससे विभाजित होती है तो यहाँ पे हमें f ऑफ x इक्वल टू दिए गए बहुपद में रखने पर क्या मानेगा, देखो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, वो जाएगा 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 माइनस 26 इक्वल हो जाएगा 994। इसे सरल करेंगे 2 की पावर m प्लस 1 लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस ये हो जाएगा 12 और ये हो गया माइनस का 26 इक्वल 994। यहाँ से 2 की पावर m प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर 294 को हम लिखें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 8 4 यानी 294 प्लस में कितना हो जाएगा 30। अगर हम इसे ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा 1024 को 2 की पावर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। आधार सेम है तो घातें भी सेम होगी तो m प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 10, यानी m का मान कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, देखो k के किस मान के लिए युग्मत रैखिक समीकरण kx माइनस वाई इक्वल 2
6x माइनस 2y इक्वल 3 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो देखो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है तो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये कंडीशन होती है। यहाँ से a1 का मान कितना है k, a2 का मान है 6, b1 का मान है माइनस का 1 बट्टा b2 का मान माइनस का 2, c1 का मान है 2/3। अब हमें पता, देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, यानी k बट्टा 6 इक्वल 1/2 नोट इक्वल 2/3। अब यहाँ से तो ये मान क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, देखो k बराबर 6/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर k के किस मान के लिए, यानी k का मान 3 होगा तब इन समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो m की पावर 5 माइनस 16 m के गुणनखंड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो m, अगर m कॉमन ले, m की पावर 5 माइनस 16 m, यहाँ से हम अगर m कॉमन ले तो क्या बचेगा, m की पावर 4 माइनस 16। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो m की पावर m स्क्वायर की पावर 2 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से माना जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर माइनस 4। इसमें दोबारा लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा m प्लस 2 और m माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 29 का 2 की पावर 10 प्लस x इंटू 4 की पावर 3x माइनस 5 बट्टे 2 की पावर 4x प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3x माइनस 1, इसे हमें सरल करना है। तो सारा 2 की पावर में चेंज कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 10 प्लस x, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3x माइनस 5 बट्टे 2 की पावर, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी 4x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1। ऊपर भी आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 10 प्लस x प्लस यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 10 बट्टे में 2 की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा 2 की पावर 7x बट्टे 2 की पावर 7x, मान कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 91876 स्टार 2 को 8 से विभाजित किया जाए। देखो 8 का विभाजन नियम क्या कहता है, 8 का विभाजन नियम क्या होता है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, संख्या 8 से विभाजित होगी। ये जो 8 का विभाजन रूल होता है, विभाजित होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, स्टार के स्थान पे हम सारे ऑप्शन रख के देख लेते हैं। एक तो होगा देखो 612, अगर फर्स्ट ऑप्शन रखें तो 612 होगा। अब 612 में अगर हम 8 का भाग दें तो यहाँ पे मान पूरा नहीं जाता, भाग नहीं जाता, यानी भाग पूरा नहीं जाता, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है यहाँ पे 622 में दे 8 का भाग, तो यहाँ पे भी पूरा भाग नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे ये संख्या भी नहीं होगी। अगर हम थर्ड देखें
थर्ड रखें स्टार के स्थान पे तो क्या होगा 623। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी 623 नहीं होगा, ये होगा स्टार के स्थान पे रखना है 632 होगा। 632 में भाग दें हम 8 का तो पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा करेक्ट होगा। 4 का देख लेते हैं। अगर 642 में 8 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई, स्टार के स्थान पे 3। अगर स्टार के स्थान पे हम 3 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी, क्योंकि यही 8 का विभाजन रूल है। इस टाइप से आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था, इसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।